हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज बहुत खुशखबरी का दिन है आप सभी के लिए। जो मित्र कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही खुशखबरी है। और खुशखबरी के साथ साथ सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पदों की संख्या जो है दोस्तों वो बहुत अधिक है। बहुत अच्छे पद इसमें निकाले गए हैं। अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आपको ये पोस्ट प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाता। पदों की बात करें तो 5190 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक पद है दोस्तों। ठीक है, कनिष्ठ लेखाकार की बात करें तो इसके 4911 पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र के। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 279। ठीक है, दोनों मिला के 5190 पद जो है वो कनिष्ठ लेखाकार के यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। और तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें दोस्तों तो इसके कुल 170 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 28 पद हैं। कुल 198 पोस्ट हैं। तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक भर्ती है और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब इंतज़ार किस बात का है? अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है और अपने हक की, अपनी पोस्ट को प्राप्त करना है। ठीक है, देखते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में। अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक इसकी तारीख है अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 73 कार्मिक क 2021 जयपुर दिनांक 23/5/2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा, ठीक है, स्नातक स्तर 2022 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड 28/4/2023 को जारी किए गए हैं। यानी कि जो समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की थी, ठीक है ना, CET, उसमें जो अभ्यर्थी, जो दोस्त शामिल हुए हैं वो ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने अगर CET का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है? समान पात्रता परीक्षा स्नातक 2022 की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित वे अभ्यर्थी जो कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की योग्यता रखते हैं, ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। यानी आपको CET का जो स्कोर है उसके आधार पर ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता प्रायोरिटी देनी अनिवार्य है। यानी आप जूनियर अकाउंटेंट और तहसील TRA, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, उसमें से किस को प्रायोरिटी देते हैं वो आपको ऑनलाइन आवेदन में भरना है। ठीक है, बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक पदों की प्राथमिकता क्रम भरें, इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं होगा। यानी आप संबंधित जॉब प्रोफाइल को देख लें, उसके आधार पर ही आप उसको भरें ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आगे नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है।
जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जाएगा और अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। ठीक है, या आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ई मित्र या जन सुविधा केंद्र पर जाना ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssbrajasthan.gov.in अथवा rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर, ये सारी चीज़ें आप जब उस पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाले पोर्टल पर SSO पर लॉगिन करेंगे, वहाँ से आपको सिटीजन ऐप पर जाना है, G2C वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर खुल जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराया, राजस्थान सरकार ने आपके लिए ये भी सुविधा दी है कि आपको सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी है, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना है। ये सबसे अच्छी सुविधा आपके लिए है। तो पहले से अगर आपने उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, वन टाइम पासवर्ड, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई कैटेगरी वगैरह, ये सारी प्रक्रिया आपको भरनी है। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक भी यहाँ पर जो है आपको दर्ज करना होगा। ठीक है, उसके आधार पर ही आपका फॉर्म आगे फर्दर प्रोसेस होगा। SSO ID वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा, यानी आपने अगर CET का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपका आवेदन पत्र नहीं खुलेगा। इस हेतु अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसमें उसके द्वारा CET ग्रेजुएशन के आवेदन में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, श्रेणी, दिव्यांगता श्रेणी, लिंग और जन्म तिथि फोटो हस्ताक्षर में संशोधित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी पूर्वक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा, है ना। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास रखना है। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। ठीक है, आपको यहीं से करना है, किसी भी भ्रामक वेबसाइट या इधर उधर किसी के झांसे में नहीं आना है। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। यानी आपको समय पर जो है आवेदन पत्र और OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर और ईमेल ID इसे बदले नहीं। संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। ठीक है, यानी कई बार हम ई मित्र पर फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो वहाँ से ई मित्र वाला अपने फ़ोन नंबर डाल देता है और उस पर सूचनाएं अपने पास आ नहीं पाती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन क्रमांक आपको नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही सारी फॉर्म वगैरह और चीज़ें अप्लाई करनी है, ऑफलाइन कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर ये आपको नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने पर आपके साथ कार्यवाही हो सकती है। कनिष्ठ लेखाकार, राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 के संबंध में सूचनाएं ये बोर्ड की वेबसाइट पर ही मिलेगी। ठीक है, ये सामान्य सी बात है, ये आप पढ़ लेंगे। पंजीयन शुल्क की बात करें तो पंजीयन शुल्क दोस्तों राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के OBC, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है, 400 रुपीज़। सामान्य वर्ग और क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है। दिव्यांग जनों के लिए 400 रुपये है। ठीक है,
तो इस तरह से 400 रुपीज़ इनके लिए है, वो चार्ज आपको OTR जमा करना है। ठीक है। राजस्थान से राज्य से भिन्न जो भी किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनको सामान्य अभ्यर्थियों की तरह निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर नहीं लौटाई जाएगी। ठीक है। 2.5 लाख रुपए से कम अगर आपकी आय है तो 400 रुपये ही जमा कराने हैं, यानी सामान्य वर्ग के या सभी वर्गों के जो अभ्यर्थी है उनकी वार्षिक आय, अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो ही उनको 400 रुपये जमा करने हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर पदों की बात करें तो दोस्तों सामान्य श्रेणी के जो पद हैं वो है 4,911 कुल पदों में से सामान्य श्रेणी के 1242 पोस्ट है, सामान्य महिला की 355 है, विधवा की 141, परित्यक्ता की 35, सामान्य अनुसूचित जाति की 545। इस तरह से ये पूरी आपको पदों का वर्गीकरण बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है भूतपूर्व सैनिक, मंत्रालय कर्मचारी, दिव्यांगजन, इनके लिए तो इसकी वापस अलग अलग कैटेगरीज है। LV के 49, DHH के 49, ये वापस कैटेगरीज है इनके 49। मंत्रालय कर्मचारियों के 613, बहुत अच्छे जो है पद मंत्रालय कर्मचारियों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 221 पद है ना, भूतपूर्व सैनिकों के यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसमें वापस EWS के 61, MBC के 30, OBC के 127, SC के 97, ST के 72, यानी टोटल 608 पद जो है यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 98 अच्छे खासे पद खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें TSP की, तो TSP के कुल दोस्तों 279 पोस्ट हैं जिनको वापस अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज आरक्षण भी यहाँ पर वापस दिया गया है। तहसील राजस्व लेखाकार जो है TRA, उसके पदों का जो है वर्गीकरण यहाँ पर 170 पद कुल है जिनका वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण भी वापस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी यहाँ दिया गया है जिसमें भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन, मंत्रालय कर्मचारी, इनके पद भी यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है। तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे से पढ़ के देख के समझ के उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपको जो है पदों का प्राथमिकता क्रम भी भरना है। अनुसूचित क्षेत्र की बात करें TSP की, तो TRA के कुल 28 पद हैं जिनका वर्गीकरण वापस इधर दिया हुआ है और क्षैतिज आरक्षण का वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्र के उपरिक्त पदों के राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे, यानी जो TSP एरिया के पद हैं उसमें राजस्थान के TSP क्षेत्र के लोग ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दंडवत यानी हॉरिजेंटल होगा। विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी बढ़ोतरी हो सकती है, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है तो वो कर सकती है। विशेष सूचना की बात यहाँ पर करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के निम्नानुसार आरक्षण का लाभ यहाँ पर देय होगा। ये सारी सामान्य जानकारियाँ हैं दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक, इनके लिए अगर आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनको सामान्य प्रक्रिया से भर लिया जाएगा। ठीक है। महिलाओं की रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजेंटल है, कैटेगरी वाइज 30% महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं के लिए एक विशेष बात जो है वो ये है दोस्तों कि पति के नाम
वह आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, तो आपको सिर्फ पिता के नाम का जो है जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। ठीक है, पिता के नाम का ही आपका बना हुआ होना चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी सामान्य बातें जो दी गई है, विधवा होने की स्थिति में और परित्यक्ता महिला के न्यायालय का आदेश या डिक्री होनी चाहिए। इसके बाद 5% आरक्षण किसको दे है? अति पिछड़ा वर्ग के लिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दे है। ठीक है, आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए किसी भी रियायत का लाभ नहीं उठाया है ना, वही फ़ायदा ले सकते हैं। राजस्थान राज्य से अलग राज्य के अलग अगर अभ्यर्थी हैं तो उनको सामान्य वर्ग में माना जाएगा। और 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के आवेदक जो है वो अपनी श्रेणी के संबंध में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर उन्हें 12 जिले के शहरिया जाति के लिए जो है आरक्षण का लाभ दे होगा। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा, यानी सिर्फ जो है एक्समैन हैं जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और रिटायर्ड हो गए हैं उन्हें ही इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये इसमें कैटेगरी दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जो है वैकेंसी आपके लिए है। ये सारे नियम आप बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी में हैं उसको बहुत अच्छे से जो है करें। ये सारे नियम हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर नियम दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था या संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, इनसे आपके पास मेडल होना चाहिए। या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल कूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के किसी खेल कूद में व्यक्ति से या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, है ना। ये आपके पूरे के पूरे खिलाड़ियों के बारे में दिया हुआ है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी का खेल प्रमाण पत्र। ठीक है, और एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद आप जो है उसका खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करो। दिव्यांगजन के लिए प्रावधान यहाँ पर 4% आरक्षण के किए गए हैं, है ना। उसकी वापस अलग अलग कैटेगरीज है, उनको आप देख लेंगे। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत दिव्यांगजन की भी वापस 4 कैटेगरीज हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक इनकी कैटेगरीज के बारे में भी समझना है, देखना है, उसके आधार पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, दिव्यांगजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पद का आरक्षण भी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 जो बनाया गया है उसके अनुसार ही जो है ये रूल्स आप पर लागू होंगे। ठीक है, इनको जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था या बाकी 40% जो है एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन इनको कुछ शिथिलन दिया गया है, कुछ छूट दी गई है। ठीक है ना, इनको 5% यहाँ पर शिथिलन दी गई है, यानी छूट दी गई है ना। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप देख लेंगे। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो सबसे पहले आपको भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में किसी या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने के लिए, मतलब आपको कुल मिला के
लागत और सकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। यानी आपको या तो क्या ग्रेजुएशन जो है उसकी डिग्री चाहिए, है ना, या फिर आपके पास ये लागत और सकर्म लेखाकार संस्थान कलकत्ता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए, या भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो। इन तीनों में से एक चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। डिग्री या तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या ये डिप्लोमा हो, या चार्टेड अकाउंट संस्थान का इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई हो, या फिर और, यानी ये इनमें से एक आपको चाहिए। इसके अलावा और की बात यहाँ पर की गई है, यानी इसके अलावा और क्या चाहिए, और आपको ओ या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन ओ लेवल या उच्चतर प्रकार का प्रमाण पत्र आपके पास हो। डाटा ऑपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक का आपके पास प्रमाण पत्र हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, या फिर पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आपने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो RSCIT का डिप्लोमा होता है वो आपने किया हुआ हो, है ना। ये सारी जो है योग्यताएं आपके पास चाहिए। एक तो कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, जो 3-4 प्रकार के ये डिप्लोमा दिए गए हैं वो, और एक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। दूसरा है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी आप अगर फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन में, या फिर डिप्लोमा में, या फिर RSCIT वाला कोर्स में आपने अप्लाई कर रखा है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जब लिखित परीक्षा या साक्षात्कार इसमें है नहीं, सिर्फ लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा से पहले आपको जो है सर्टिफिकेट पेश करना होगा, है ना। नेक्स्ट है अन्य योग्यताएं। अन्य योग्यताएं क्या क्या है? स्वास्थ्य, आपको तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार के लिए आपका उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, चरित्र उत्तम होना चाहिए। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट पेश करना होगा। वो सर्टिफिकेट सच्चरित्र प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से बनवा के आपको देना पड़ेगा। राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, इस तरह से ये दे रखा है कि बाकी के अन्य देशों के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों, आवेदक को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु दी गई है। लेकिन यहाँ पर 31/12/2024 लिमिट अप टू द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट 31/12/2020 शैल बी डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू 31/12/2024। तो यहाँ पर आपको छूट दी गई है ना। राज्य सरकार ने एक छूट और दी है कि जिस वर्ष अगर ये भर्ती नहीं आई है तो जितने वर्षों में ये भर्ती नहीं है उसके बराबर उनको छूट, एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, लेकिन वो छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा का आयोजन
विगत 3 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वापस एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो आरक्षित वर्गों के लिए राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों, अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान के मूल निवासी EWS, OBC, MBC, SC, ST है ना, जनजाति, शहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है ना। भूतपूर्व कैदी जो दंडित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। तो ये सारे के सारे आपके एज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ लेंगे। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर राज्य सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल L10 होगा, यानी लेवल 10 जो है वो इसकी सैलरी रहेगी, वेतनमान उनका रहेगा। 2 वर्ष का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। पेंशन, नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू रहेगी, यानी अभी पहले अंशदायी पेंशन योजना लागू थी और अब राजस्थान सरकार ने OPS लागू कर दी है, तो यहाँ पर नियमानुसार OPS आपके लिए लागू रहेगी। विवाह पंजीयन आपको कराया जाना जरूरी है अगर आपका विवाह हो गया है तो। आवेदन और पंजीयन शुल्क जमा कराने की अवधि की बात करें तो दोस्तों 27/6/2023 से 26/7/2023 रात्रि 12 बजे तक जो है आप अप्लाई इसका कर सकते हैं, यानी 27 जून से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, है ना। आप अंतिम तारीख का वेट किए बिना पहले ही अपना फॉर्म भर दें। परीक्षा के आयोजन की बात करें तो परीक्षा की संभावित तिथि जो है आयोग की तरफ से वो 17/9 यानी 17 सितंबर को आयोजित करवाई जानी है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये आगे पीछे हो सकती है। आपको प्रिपरेशन 17/9/2023 को ध्यान में रख कर ही करनी है। प्रवेश पत्र आपके लिए जारी हो जाएंगे, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो सरकारी नौकरी में है या उपक्रमों में है उनको क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है। अयोग्यताएं क्या है, अयोग्यताएं बहुत सारी है, जिसमें अगर आपने दूसरा विवाह कर लिया, जीवित पत्नी है ना, उससे पहले से तलाक नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपने कोई गलत तथ्य दे दिया है, 2 से अधिक बच्चे आपके 1/6/2002 के बाद है, तो आप अयोग्य हो जाएंगे। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, मूल दस्तावेजों की आपकी जांच होगी, उसके बाद ही आपको जो है आपका कैंडिडेचर होगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको आरक्षित पदों के हिसाब से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ पेश करना होगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा डिटेल हमने देखा है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की अगर बात करें तो यहाँ पर वैधता अवधि के बारे में दिया गया है। OBC के लिए 1 ही बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी, ठीक है ना। 3 वर्ष तक आप उसमें जो है शपथ पत्र लगा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। SC ST के लिए भी जानकारी दी गई है ना। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी, उनको इनकम के लिए जो सरकार द्वारा मानदंड फिक्स किए गए हैं उसमें होना ज़रूरी है। दस्तावेज सत्यापन के समय आपको सारे मूल दस्तावेज देने हैं। ये सारे नियम यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं।
कोई अगर ब्लाइंड कैंडिडेट है तो उसके लिए श्रुत लेखन की सुविधा का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, ऑफलाइन प्रार्थना पत्र यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाद में आप सिर्फ नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, दिव्यांगता श्रेणी, लिंग, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर के अलावा अन्य प्रविष्टियों में आप जो है चेंज कर सकते हैं। उसकी 300 रुपये निर्धारित फीस है, वो आपको जमा करनी है। ठीक है। गलत सूचना प्रस्तुत करना, अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो नियम बनाए गए हैं 2022 में, इसके लिए पनिशमेंट एक्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको जुर्माना राशि भी देनी होगी अगर आप इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो। अब उसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस, इसके कुल परीक्षा की स्कीम जो है उसमें कुल 2 पेपर की बात है ना। परीक्षा की स्कीम में प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट, उसमें हिंदी के अधिकतम 75 अंक का 25 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 75 अंक के 25 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 75 अधिकतम अंक और 25 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 75 अंक और 25 क्वेश्चन आएंगे, गणित के भी 75 अंक और 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत 75 अंक और 25 क्वेश्चन। इस तरह से कुल 450 अंकों का पेपर होगा और 150 इसके क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी गणित और कंप्यूटर जो है वो आपके 10th लेवल का होगा और बाकी आपके 12वीं के लेवल का पेपर होने वाला है। सेकंड पेपर की बात करते हैं दोस्तों, इसमें बही खाता, बुक कीपिंग एवं लेखाकर्म, ये 75 मार्क्स का है और 25 क्वेश्चन होंगे। व्यवसाय पद्धति 75 मार्क्स का और 25 अंक का होगा। लेखा परीक्षा 75 अंक का और 25 मार्क्स का होगा। भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमी 75 अंक का और 25 क्वेश्चन इसके भी आने वाले हैं। राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स जो है इसका भी आपके 75 अंक और 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सेवा नियम से संबंधित भी आपके 75 अंक और 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी इसके भी 450 अंकों का पेपर होगा और 150 आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी शानदार तरीके से आप तैयारी में जुट जाएं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, डिटेल में सिलेबस यहाँ पर दिया गया है ना। मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर एक 450 नंबर का पेपर है, फर्स्ट एंड सेकंड ईच, है ना। 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, 1 मार्क्स विल बी, यानी आपके 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 35% जो है आपको लाना ज़रूरी है, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी मिनिमम 35% एक पेपर में होने चाहिए और दोनों पेपर के मिला के 40% यहाँ पर होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है दोस्तों, उनको 5% रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, यानी जो ये 40% है, ये अगर उनके एग्रीगेट 35% भी होते हैं तो वो, है ना, एलिजिबल हैं। देयर विल बी नो वाइवा वॉइस टेस्ट, यानी आपका कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं है। पाठ्यक्रम पर एक नज़र डाल लेते हैं। पाठ्यक्रम में दोस्तों सबसे पहले हिंदी का जो ये सिलेबस पूरा दिया गया है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये पूरा का पूरा आप हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। इंग्लिश का भी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये पूरा यहाँ पर, आर्टिकल, डिटरमिनर्स, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रेफिक्स एंड सफिक्स, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, ये सारा दिया हुआ है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत का पूरा सिलेबस दिया गया है, इसको आपको तैयार करना है।
राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का भूगोल यहाँ पर दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। सामान्य ज्ञान की बात करें, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें जो टॉपिक दिए हैं ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है। राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित बातें यहाँ पर सिलेबस में दी गई है। समसामयिक घटनाएं जो राजस्थान के संदर्भ में, ये आपको तैयार करनी है। एवरीडे साइंस जो है उसकी बात करते हैं, दैनिक विज्ञान, उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है जो आपके सेकेंडरी स्तर का होने वाला है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का सिलेबस भी जैसा कि पहले दिया गया था, पहले मेंशन था इसके अंदर कि वो भी आपका 10th लेवल का रहने वाला है। ठीक है। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत भी 10th लेवल का आपके रहने वाला है। और सेकंड जो है पेपर आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस मेथड, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना, राजस्थान सर्विस रूल्स, GF&AR, ये सारे के सारे सिलेबस डिटेल में आपका साथ का साथ दिया गया है। जो पहले सिलेबस जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का था वही सेम सिलेबस रखा गया है। सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। बोर्ड की वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आधिकारिक सारी चीज़ें हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही पता चलेगी और इसी पर आपको विश्वास करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लग जाइए भर्ती में, भर्ती की तैयारी में, और अपने आप को झोंक दीजिए। पोस्ट आपकी होगी और जीत आपकी होगी, सफलता आपको, आपका इंतज़ार कर रही है, आपका वेट कर रही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।